नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। प्रसिद्ध इतिहासकार, साहित्यकार और पत्रकार अरुण की महत्वपूर्ण पुस्तक है प्राचीन भारत का प्रच्छन्न इतिहास। गहन और सार्थक प्रयास है जिसके अंतर्गत अतीत के सर्वाधिक प्राचीन उल्लेखों को भारतीय वांग्मय के मिथक मान लिए गए पात्रों को तथ्यों, तर्कों के आधार पर काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया गया है। पुस्तक में उल्लेखित विवरण महाभारत के युद्ध को लगभग 1420 ईसा पूर्व निरूपित करते हैं। इस निर्धारण तिथि को अंतिम सत्य न मानते हुए श्री अरुण की कृति से प्राप्त यह संदर्भ चर्चा को आरंभ करने के लिए पर्याप्त है तथा नवीन साक्ष्य महाभारत की ऐतिहासिकता पर पुनर्दृष्टि डालने के लिए बाध्य हो उठे हैं। सनौली उत्खनन में जिस तरह के रथ सामने आए, जिस तरह के धनुष और उन्नत तलवारें दृष्टिगोचर हुई, वे निश्चय ही महान और सबल योद्धा समुदाय की ओर इशारा कर रही हैं। स्थल भी महाभारत युगीन शासकों की परिधि है, तथापि निश्चित रूप से कुछ भी कहने के लिए अभी और शोध तथा पुरातात्विक निष्कर्षों की प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। जब मैं ऐसा कह रहा हूं तब अपने सुधी दर्शकों से अपेक्षा रखता हूं कि वे एक कड़ी को दूसरी कड़ी से अवश्य जोड़कर देखेंगे। ऐसे में एक अन्य महत्व की पुस्तक है महाभारत की ऐतिहासिकता, जिसके लेखक हैं प्रसिद्ध पुरातत्वविद एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में महानिदेशक रह चुके पद्म भूषण बीबी लाल। मैं महाभारत युद्ध का समय अथवा इस युग के स्थलों से जुड़े उत्खनन और साक्ष्यों की बात करूं उससे पहले इस ऐतिहासिक परिघटना को आपके लिए जानना आवश्यक है। महाभारत में पांडुवंशीय राजा निचक्षु के युग में भीषण बाढ़ आने का उल्लेख मिलता है, जिसके बाद उन्होंने हस्तिनापुर का त्याग कर कौशांबी को अपनी राजधानी बना लिया। हम राजा निचक्षु से पूर्व के हस्तिनापुर के सम्राटों में परीक्षित तक एवं पश्चात में कौशांबी में शासन कर रहे शासकों में से बुद्ध के समकालीन शासक उदयन तक की जानकारी को मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण आदि महाग्रंथों में व्यवस्थित काल क्रमानुसार पाते हैं। अब बात महाभारत कालीन स्थल हस्तिनापुर तत्पश्चात कौशांबी के उत्खनन की। पुरातात्विक साक्ष्य स्पष्ट करते हैं कि महाभारत में लिखा यह कथन सही है कि हस्तिनापुर भारी बाढ़ के कारण उजड़ा और कौशांबी उसी दौर में बसी। जिस सभ्यता ने हस्तिनापुर को रिक्त किया वही सभ्यता कौशांबी में आकर बसी। यहां से घोड़ों के कंकाल भी मिले हैं, साथ ही इन स्थलों पर हारपून, नुकीली तलवारें, बर्छी की नोकें और मानवीय आकृतियां भी प्राप्त हुई हैं, जो एक योद्धा सभ्यता की ओर इशारा है। यहां हड्डियों से निर्मित ही नहीं, भांति भांति के अन्य पासे भी प्राप्त हुए, जो लोगों के चौसर व जुआ खेल के प्रति प्रेम को दर्शाते हैं। यही महाभारत के समय की विशेषता भी है। प्राप्त मृदभांडों के आधार पर इस सभ्यता को चित्रित भूरे मृदभांड वाली अथवा पेंटेड ग्रेवियर सभ्यता कहा गया। इस कालखंड की तिथि 1100 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित की गई है। श्री बीबी लाल ने हस्तिनापुर के अतिरिक्त महाभारत से जुड़े अहिछत्र, काम्पिल्य, मथुरा, बागपत, बरनावा, कुरुक्षेत्र, पानीपत, तिलपत और इंद्रप्रस्थ जैसी जगहों पर भी उत्खनन किया और आश्चर्यजनक रूप से इन सभी स्थानों पर चित्रित भूरे मृदभांड वाली संस्कृति विद्यमान थी। भारतीय इतिहास के कितने ही राजाओं, बादशाहों के विषय में इतने भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं, लेकिन वे ऐतिहासिक हैं। महाभारत को मिथक कहा जाता है ना बात मजे की। यही कारण है कि भारतीय वामपंथी इतिहासकारों के लिखे को खुलकर नकारा जाता है। वे सार्वजनिक घृणा का पात्र बने हैं। हम
महाभारत के कालक्रम की बात कर रहे थे, अतः थोड़ी और स्पष्टता आवश्यक है। इस संबंध में मुझे एक अन्य पृथक अभिमत दिल्ली से प्रकाशित इतिहास और संस्कृति की प्रतिनिधि पत्रिका हमारी धरोहर में प्राप्त हुआ। श्री गुंजन अग्रवाल का इसी विषय पर केंद्रित एक आलेख है, जिसमें उन्होंने भारतीय वांग्मय और ज्योतिष आधारित गणनाओं से महाभारत युद्ध की तिथि निकालने का सार्थक प्रयास किया है। आलेख में दिए गए तथ्यों को संदर्भ से मिलान करने के पश्चात मैंने पाया कि इस रुचिकर और गहन शोध को अपने दर्शकों से भी साझा करना उचित है। लेख में श्री गुंजन अग्रवाल ने कतिपय ऐतिहासिक तथ्यों को समाविष्ट किया है। उन्होंने उदाहरण दिए हैं, जैसे एहोल से दक्षिण के राजा चालुक्य पुलकेशियन द्वितीय 609 से 642 ईस्वी के समय के एक शिलालेख में जैन मंदिर बनवाने का उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि महाभारत युद्ध से 3735 और शक राजाओं के 556 वर्ष बीतने पर कल युग में यह मंदिर बनवाया गया। इस आधार पर एहोल अभिलेख 3102 ईसा पूर्व में महाभारत युद्ध और कलयुग का प्रारंभ होना मानता है। आलेख में अगला उदाहरण वाराह मिहिर की वृहत संहिता से लिया गया, जिसमें उल्लेख है कि जब युधिष्ठिर राज्य कर रहे थे तब सप्तर्षि मघा नक्षत्र में थे, अर्थात शक संवत अथवा 78 ईस्वी के प्रारंभ से 2526 वर्ष पूर्व युधिष्ठिर का शासन प्रारंभ हुआ था। बृहत संहिता के इस आधार पर 2449 ईसा पूर्व में महाभारत युद्ध निर्धारित होता है। कल्हड़ की राज तरंगिणी के अनुसार कलयुग के 653 वर्ष बीतने पर इस भूतल पर कौरव और पांडव हुए थे। इसी क्रम में हम पुराणों के उल्लेखों को अनदेखा नहीं कर सकते। मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार परीक्षित के जन्म से नंद के अभिषेक तक 1050 वर्ष होते हैं। वायु पुराण और ब्रह्मांड पुराण के अनुसार परीक्षित के जन्म से महापद्म नंद के अभिषेक तक 1050 वर्ष होते हैं। भागवत पुराण में कहा गया है कि परीक्षित के जन्म से लेकर नंद के अभिषेक तक का अंतराल 1115 वर्षों का है। यदि हम धरोहर पत्रिका में प्रकाशित इन संदर्भ संकलनों को गंभीरता पूर्वक देखें तो पाते हैं कि काल क्रमानुसार बहुत अंतराल है। श्री गुंजन अग्रवाल इसका कारण भारतीय इतिहास संबंधित अन्वेषणों में किए गए ब्रिटिश पूर्वाग्रह को बताते हैं। उनके अनुसार वर्तमान प्रकाशित पुराण ब्रिटिश शासनकाल में संपादित किए गए हैं, अर्थात उनमें मिलावट की गई है। अंग्रेजों ने राजनैतिक उद्देश्य के तहत भारतीय इतिहास में विकृतियां उत्पन्न की। उन्होंने यूरोपीय और कुछ भारतीय संस्कृतज्ञों को धन देकर उनसे भारत का इतिहास विकृत करवाया। उदाहरण के लिए मत्स्य पुराण की प्राचीन प्रति में पंचाशदुत्तरम के स्थान पर पंचशतोत्तरम शब्द आया है। देखने में कोई विशेष अंतर नहीं, परंतु गणना करने पर बड़ा अंतर आ जाता है। इस तरह परीक्षित के जन्म से नंद के अभिषेक तक का जो गणना समय वर्ष 1050 पहुंचता है, वही प्राचीन प्रति के अनुसार 1500 वर्ष के निकट पहुंच जाता है। ऐसी अनेक गड़बड़ियों और मिलावटों का विवरण सुप्रसिद्ध इतिहासकार पंडित कोटा वेंकटचलम ने अपनी पुस्तकों द प्लांट इन इंडियन क्रोनोलॉजी और क्रोनोलॉजी ऑफ कश्मीर हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्टेड में दिया है। अब यदि हम पुराणों के शुद्ध पाठ को लेते हैं, तब कालक्रम गिनकर देखें। सभी पुराणों में लिखा है कि महाभारत कालीन जरासंध के पुत्र सहदेव थे। सहदेव के पुत्र मार्जार से लेकर बाहरद्रथ वंश के 22 राजाओं तक का राज्यकाल 1006 वर्ष तक था। बाहरद्रथों के पश्चात प्रद्योत वंशीय 5 राजाओं का राज्य 138 वर्ष तक रहा। उनके पश्चात शिशुनागीय 10 राजाओं का राज्यकाल 360 वर्ष तक और उनके पश्चात नंदवंशीय 9 राजाओं का शासनकाल 100 वर्ष तक था। सबका योग होता है 1006 धन 138 धन 360
धन 100 अर्थात 1604 वर्ष। यदि इस संख्या में नंदवंशीय राजाओं का शासनकाल निकाल दें, क्योंकि पौराणिक उल्लेखों के अनुसार महाभारत के युद्धकाल अथवा परीक्षित के जन्म से महापद्मनंद के अभिषेक तक में महापद्मनंद का राज्यकाल नहीं जोड़ा गया है, तो रह जाते हैं 1504 वर्ष, जिससे मत्स्य पुराण व अन्य पुराणों का प्राचीन पाठ अक्षरशः सत्य सिद्ध हो जाता है, मेल खाता है। इस विवेचना के आधार पर हम इस तथ्य के निकट पहुंचते हैं कि महाभारत का कालखंड महापद्मनंद के अभिषेक से लगभग 1500 वर्ष पूर्व निर्धारित होता है। परंतु महायुद्ध के काल से अब तक कितने वर्ष व्यतीत हुए यह निश्चित नहीं हुआ। इसका उत्तर भी हमें महाभारत और पुराणों में मिल जाता है। महाभारत आदि पर्व में कहा गया है कि जब द्वापर और कलि की संधि का समय आने वाला था, तब समंत पंचक क्षेत्र कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों की सेनाओं का परस्पर भीषण युद्ध हुआ। भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व में कहा गया है कि भविष्य नामक महाकल्प के वैवस्वत मनवंतर के 28वें द्वापर युग के अंत में कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हुआ था। महाभारत स्त्री पर्व में पुनः कहा गया है कि महाभारत युद्ध के बाद गांधारी ने श्री कृष्ण को शाप दिया कि आज से 36 वर्ष के बाद यदुकुल का विनाश होगा और तुम भी मृत्यु को प्राप्त होगे। भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व में कहा गया है कि पांडव 36 वर्षों तक राज्य कर स्वर्ग सिधारे थे। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने विख्यात ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में युधिष्ठिर का राज्यकाल 36 वर्ष 8 मास और 25 दिन रखा है। इस दृष्टि से भी 37वें वर्ष में पांडवों के राजत्याग और परीक्षित के राज्याभिषेक की बात सिद्ध होती है। अब विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण और भागवत पुराण के अनुसार जिस दिन भगवान श्री कृष्ण परमधाम सिधारे, उसी दिन उसी समय पृथ्वी पर कलियुग प्रारंभ हो गया था। भास्कराचार्य ने अपने ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि के मध्यमाधिकार कालमानाध्याय 28 में लिखा है कि 6 मनवंतर और 7वें मनवंतर के 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। जो 28वां चतुर्युग चल रहा है उसके भी 3 युग बीत चुके हैं, और जो चौथा कलयुग चल रहा है उसके भी शालिवाहन संवत तक 3179 वर्ष गुजर गए हैं। शालिवाहन संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में उज्जैनी नरेश शालिवाहन ने किया था और वर्तमान में शालिवाहन संवत 1943 चल रहा है। अतः अब तक 5122 वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं, अर्थात कलयुग का प्रारंभ वर्तमान तिथि से वर्ष 3103 ईसा पूर्व में हुआ था। श्री गुंजन अग्रवाल के इस तथ्यात्मक शोध को आधार बनाकर महाभारत युद्ध की तिथि को निर्धारित करने का प्रयास करते हैं। भविष्य पुराण उत्तर पर्व के अनुसार कलयुग का प्रारंभ माघ शुक्ल की पूर्णिमा को हुआ था। इस प्रकार 28वें कलयुग का प्रारंभ माघ शुक्ल पूर्णिमा, तदनुसार 18 फरवरी शुक्रवार 3102 ईसा पूर्व को दोपहर 2:27 और 30 सेकंड पर हुआ था। यह वह घड़ी थी जब 7 नक्षत्र एक राशि पर एकत्रित हो गए थे। चूंकि महाभारत का युद्ध कलयुग के प्रारंभ से 37 वर्ष पूर्व हुआ था, अतः महाभारत युद्ध की तिथि होगी 3102 धन 37 अर्थात वर्ष 3139 ईसा पूर्व। इन गणनाओं पर यह निष्कर्ष निकलता है कि महाभारत युद्ध मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी दिसंबर 3139 ईसा पूर्व को प्रारंभ होकर 18 दिनों तक चला। भारतीय वाङ्मय एवं ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित यह आकलन सतत
पुरातात्विक अध्ययनों द्वारा भी पुष्ट किया जाना चाहिए। स्क्रीन पर आपको अनेक विद्वानों और इतिहासकारों द्वारा महाभारत युद्ध की जो तिथियां निर्धारित की गई हैं दिखाई पड़ रही हैं। इन तिथियों का सामान्यीकरण कीजिए तो भी आप उल्लेखित आकलनों के निकट पहुंचेंगे। महाभारत से जुड़े अब जो पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हो रहे हैं वे भी हमारी आंखें खोलने में समर्थ हैं। कैसे अतीत के एक बड़े कालखंड को वामपंथी साजिशों से अंधकार युग में बदल दिया गया है। इन संदर्भों के प्रस्तुतिकरण के साथ मेरा मंतव्य यही अंतिम सत्य है मान लेना नहीं है, अपितु शोध के लिए जो दृष्टि चाहिए, दिशा चाहिए, वह इन आकलनों से हमें निश्चय ही प्राप्त होती है। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक संदर्भ के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।